अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची के मलीर जेल में कैदियों का हमला। जेल जराये के मुताबिक 150 कैदी फरार हो गए। फायरिंग में 2 कैदियों के हलाक होने की इत्तलात हैं। जराये का कहना है कि पथराव और कैदियों के हमलों में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक कराची में आने वाले जलजलों के बायस जेल की दीवार कमजोर हो गई थी। कैदियों ने जेल की दीवार तोड़ी और फरार हो गए। कैदियों के फरार होने के बाद जेल के अतराफ में शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गईं। DIG ईस्ट उस्मान गनी सिद्दीकी का कहना है कि अब तक 76 फरार कैदी दोबारा से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। कैदियों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सूबाई वजीर जेल अली हसन जरदारी ने मलीर जेल से कैदियों के फरार होने का नोटिस ले लिया। वजीर जेल ने IG जेल और DI जेल से रिपोर्ट तलब कर ली है। अली हसन जरदारी ने कहा कि वाकई में गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाएगा और इन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। कैदियों के फरार होने के बाद सूबाई वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार फौरी तौर पर मरील जेल पहुंच गए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैदी की हलाकत की इत्तलात हैं। जलजले के बायस कैदियों को बैरक में बिठाया गया था। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि मलीर जेल में पेश आने वाला वाक़या संजीदा नौयत का है। मलीर जेल में पेश आने वाले वाक़े में कोताही भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जेल में कोई हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद नहीं था। फरार होने वाले कैदियों के कवाइफ मौजूद हैं। उनके घरों पर छापे मारे जाएंगे। वहाँ से भागे भी साथ हैं और हमारे DIG जो ईस्ट हैं वो भी यहाँ पर आ गए थे। रेंजर्स भी यहाँ पर आ गई है, सेक्टर कमांडर भी थे। तो चीज़ें तो अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन ज़लज़ले के झटकों की वजह से यहाँ पर कराची के एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ू ने कहा है कि मलीर जेल में पेश आने वाला वाक़या रात 1 बजे के करीब पेश आया। ताहम अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। एडिशनल IG जावेद आलम ओढ़ू ने कहा है कि कुछ कैदियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देते हुए उन्हें रोका और ज़्यादा अफराद को फरार होने का मौका नहीं मिला। उन्होंने मजीद कहा कि मलीर जेल में कोई हाई वैल्यू या ख़तरनाक मुलज़िम मौजूद नहीं था। जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और तहकीकात का अमल जारी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है और कभी अलग नहीं हो सकता। सूबे में दहशत गर्दी के पीछे ना कोई नजरिया है और ना ही कोई तस्वुर है, बल्कि ये सिर्फ भारत का स्पॉन्सर शुदा है। पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार सिर्फ हिंदुस्तान है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। तर्जमान पाक फौज ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी हैं और भारत को पाकिस्तान या बलूचिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं। DG ISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के आवाम और अफवाज के दरमियान कोई फासला नहीं। यह आवाम की फौज है और फौज आवाम से है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि भारत के तमाम मफरूजे मिट्टी में मिल गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के क़ायम-मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब डोरथीशिया से मुलाकात की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी इंतज़ामिया और बिलखुसूस सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए इज़हार तशक्कुर किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, महज़िब दुनिया के लिए भारत का ये जारिहाना रवैया काफ़ी है कि वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सज़ा देना चाहता है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बदज़ात खुद एक सवालिया निशान है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि भारतीय मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए किसी सबूत की नहीं, बल्कि इस मौक़िफ़ को मिनवन बयान कर देना ही काफ़ी है। बिलावल भुट्टो ने UNO में OIC के नुमाइंदा वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। माजी में बहुत से तनाज़ात के दौरान सिंतास मुआहदा कायम रहा। पानी रोकने की धमकियाँ UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की जानिब से दरियाओं का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। दिफाई बजट में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। मोदी के शिकस्त खुर्दा बयानात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। 10 मई को भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। भारत को पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारतीय रवैये ने कई ममालिक को पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल कहा और किया। भारत ने तहकीकात की पेशकश कबूल करने के बजाय उल्टा हमला कर दिया। मई की रात में भारतीय हमले से कबल ही जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे।
پاکستان کے حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں اور عوام کو ماضی کے مقابلے میں بہتر ریلیف مل رہا ہے۔ نواز شریف کا لندن میں میڈیکل چیک اپ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پنجاب حکومت مریم نواز کی سربراہی میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، جس کے ملک کی معیشت اور سیاست پر بھی مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی صحت سے متعلق سوال پر کہا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے۔ انہوں نے مزید کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے اور مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کو کشمیر اور فلسطین پر اپنے قراردادوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان کے ماشاءاللہ دنیا میں بہت اچھے دوست بھی ہیں، وہ سب مل کر پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے جائز مسائل کو یقیناً سپورٹ کرنا تو پوری دنیا کا یہ کام ہے، اور اقوام متحدہ کو خود جو ہے وہ اپنے احساس ہونا چاہیے کہ اس کی پاس کی ہوئی قرارداد کو امپلیمنٹ کیا جائے، جیسے کہ فلسطین ہے۔ تو یہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ عوام ہو جائیں تیار، بجٹ میں نقد رقم سے خریداری اور نان فائلرز اور گاڑیوں پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کی تیاری۔ نان فائلرز کی یومیہ 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس کی تجویز۔ نان فائلرز کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کرنے کی سفارش۔ نقد پیٹرول خریدنے پر ₹3 فی لیٹر اضافی چارج کی تجویز۔ مینوفیکچررز درآمد کنندگان نقد فروخت پر 2% اضافی ٹیکس وصول کر سکیں گے۔ دکانوں پر نقد خریداری پر بھی اضافی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ 850 سی سی اور اس سے بڑی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں اضافہ متوقع۔ مقامی تیار گاڑیوں پر GST 12.5% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز۔ پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر لیوی عائد کرنے کا امکان۔ بینک ڈپازٹس، منافع بچت سکیمز اور کیپٹل گین پر ٹیکس میں اضافہ۔ تنخواہ دار طبقے کو خاطر خواہ ٹیکس ریلیف نہ ملنے کا امکان۔ درآمد کنندگان اور مینوفیکچررز کو ڈیجیٹل ادائیگی پر 18% GST وصولی کی پابندی۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ حکومت کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے کئی اہم شعبے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کن وزارتوں اور اداروں کو کتنا بجٹ دیا جا رہا ہے اور کن شعبوں کو ترجیح دی گئی ہے، تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے رکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ یہ بجٹ رواں مالی سال کے ابتدائی 1,400 ارب روپے کے مقابلے میں 400 ارب اور نظر ثانی شدہ 1,100 ارب روپے کے مقابلے میں 100 ارب روپے کم ہے۔ دستاویزات کے مطابق وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے 662 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں کابینہ ڈویژن کے لیے 50 ارب 34 کروڑ، SIFC کے لیے 50 کروڑ 30 لاکھ، سائنس و ٹیکنالوجی کے لیے 4 ارب 79 کروڑ، وزارت داخلہ کے لیے 10 ارب 91 کروڑ اور وزارت IT کے لیے 13 ارب 53 کروڑ روپے شامل ہیں۔ اہم شعبہ جات میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے 229 ارب، پاور ڈویژن کے لیے 104 ارب، آبی وسائل کے لیے 140 ارب، جبکہ صحت کے لیے 15 ارب 34 کروڑ اور تعلیم کے لیے 19 ارب 68 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کو 4 ارب 75 کروڑ، ریلویز کو 24 ارب 71 کروڑ اور اسپارکو کو 24 ارب 15 کروڑ روپے ملنے کا امکان ہے۔ دفاع اور دفاعی پیداوار کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بالترتیب 11 ارب 55 کروڑ اور 1 ارب 79 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صوبوں اور خصوصی علاقہ جات کے لیے مجموعی طور پر 245 ارب 89 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں، جن میں ضم شدہ اضلاع کے لیے 70 ارب 44 کروڑ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 82 ارب اور HEC کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے شامل ہیں۔ بجٹ IMF کی شرائط کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر بجٹ میں کفایت شعاری کا عنصر نمایاں ہے۔ IMF نے پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کاربن لیوی عائد نہیں کرنے پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے سالانہ 25 ارب الیکٹریکل ٹرانسپورٹ کو سبسڈی دینے کا مطالبہ۔ FBR کے مطابق کاربن لیوی سے حاصل رقم الیکٹریکل موٹر سائیکل اور الیکٹریکل رکشے کی سبسڈی پر دی جائے گی۔ پاکستان آئندہ 5 سال الیکٹریکل موٹر سائیکل، رکشہ اور گاڑی خریدنے میں سہولت دے۔ پاکستان میں 850 سی سی سے زائد کی گاڑیوں کے انٹرنل کمبینیشن انجن ICE کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ بھارت کے سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی ناکامی، کینیڈا میں ہونے والی G7 کانفرنس میں شرکت سے محروم ہو گیا۔ کینیڈا نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو G7 کانفرنس میں بلانے سے انکار کر دیا۔ کینیڈا میں وزیر اعظم اور حکومت کی تبدیلی کے باوجود بھارت سے متعلق پالیسی میں تبدیلی نہ آئی۔ کئی سال میں پہلی بار بھارت G7 کانفرنس میں شرکت سے محروم رہے گا۔ ٹرمپ نے مودی کا میک ان انڈیا خواب چکنا چور کر دیا۔ ایپل کے بعد ٹیسلا نے بھی بھارت میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا
ادارہ اور ارادہ اپنا ترک کر دیا ہے، جبکہ ٹیسلا کا صرف شو رومز کھولنے کا اظہار سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت ایلن مسک کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا۔ بھارتی وزیر ایچ ڈی کمار سوامی نے تسلیم کیا ہے کہ ٹیسلا اپنا پیداواری پلانٹ بھارت میں نہیں لگا رہی۔ ماہرین نے ٹیسلا کے اس فیصلے کو بھارت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔ ایلن مسک پہلے ہی بھارت کی بلند امپورٹ ڈیوٹیز کو رکاوٹ قرار دے چکے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کا پاک بھارت تنازعات حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور، کہا کشمیر میں اقوام متحدہ کی ملٹری آبزرور فورس کو مضبوط بنایا جائے۔ خلیج تعاون کونسل کے وزراء خارجہ اجلاس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بندی کو خوشائند قرار دے دیا۔ کونسل نے اس سلسلے میں سعودی عرب کی کوششوں کو سراہا۔ کونسل نے دو ٹوک ایٹمی طاقتوں کی دانشمندی اور ضبط کی بھی تعریف کی اور امید ظاہر کی ہے کہ جنگ بندی کا یہ معاہدہ برصغیر میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بھارت کا علاقائی بالادستی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ پرانے دوست اور اتحادی ملک بنگلہ دیش نے دوری اختیار کر لی۔ بنگلہ دیش کے چین کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی چینی سرمایہ سے بھرپور اپیل سامنے آئی ہے اور کہا ہے کہ چینی سرمایہ کار بنگلہ دیش کو اپنا گھر جانے اور پیداواری مرکز بنائیں۔ ماہرین کے مطابق چین پاکستان کے بعد سب سے زیادہ فوجی مدد بنگلہ دیش کو دے رہا ہے۔ چکن نیک کے قریب ہوائی اڈا ہویاتستیا پروجیکٹ بنگلہ دیش بھارت کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے۔ مشیر اور وزیراعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پٹائی کی تحریک نہیں چل پائے گی۔ پٹائی ملک کو نقصان پہنچائے گی تو پھر سزا بھگتنا پڑے گی۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے پٹائی کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پٹائی نے جب ہمارا الیکشن چرایا ہم تب بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ پٹائی سمجھتی ہے کہ دیوار کے ساتھ لگ گئے ہیں تو ساتھ سائے میں بھی بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ گلے شکوے جمہوریت کا حسن ہے، گفتگو سے ہی مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اتحادی حکومت میں گلے شکوے ہوتے ہیں لیکن اتفاق رائے سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ بانی تحریک انصاف کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی ہدایت کا معاملہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بانی تحریک انصاف کی ہدایت آئی ہے، اس پر عمل ہوگا۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی میں عدم اعتماد کے معاملے کو زیر بحث لائے گی۔ سیاسی کمیٹی کی تجاویز پر عدم اعتماد کا لائحہ عمل بنائیں گے۔ اتحادیوں کی جانب سے بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے۔ بجٹ سیشن کے اندر تحریک پیش کی جا سکتی ہے یا نہیں، تکنیکی معاملات کا جائزہ لیں گے۔ ہماری میسج تو آیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ عدم اعتماد لے کے آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی سی پولیٹیکل کمیٹی میں اس کو، ابھی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ نہیں بلائی گئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وقت کا تعین جو ہے اس پولیٹیکل کمیٹی میں ہوگا۔ مجھے تو سمجھ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے بجٹ کے دوران، جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دوسری ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو ابھی تو لیکن یہ ٹیکنیکل چیزیں مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو اگر پاسبل ہو اور پارٹی نے فیصلہ کیا تو بجٹ کے سیشن کے دوران آئے گا، ورنہ اگر پارٹی نے فیصلہ کیا اور خان صاحب، کیونکہ باہر تو میسج آیا ہے خان صاحب سے، تو جس ذرائع سے اس کو کنفرم کیا جاتا ہے، تو جے سی قیادت نے اس کو کنفرم کیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق پھر ہم اسٹریٹجی بنائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت دن بدن کم ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی والوں کے اپنے گھر کے لوگ، ملازم اور رشتہ دار ووٹ نہیں دے رہے۔ وہ 12ویں کھلاڑی کی طرح اس تلاش میں ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کی بھی باری آ جائے۔ پی ٹی آئی کی تحریک ویسے ہی ناکام ہو جائے گی۔ جیل سے بیٹھ کر لیڈ کرنا کوئی حقیقت پسندانہ اپروچ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی ساری سیاست ایک شخص کے گرد گھومتی ہے۔ سیالکوٹ الیکشن میں عوام جوک در جوک باہر نکلی ہے اور نون لیگ کی امیدوار کی بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بالکل تھی بھی اور ابھی بھی ہے، لیکن دن بدن جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو رہی، کم ہو رہی ہے۔ ان کے گھر کے ووٹ، ان کے اپنے ملازم، ان کے رشتہ دار ووٹ نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو۔ وہ اکیلے جو ہے بس ایک کیا کہتے ہیں اس تلاش میں ہے کہ کوئی 12ویں کھلاڑی کی طرح کہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کی بھی باری آئی۔ یہ بھی حقیقت سے لا تعلقی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ جیل سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے، یہ کوئی میرا خیال ہے کوئی حقیقت پسندانہ اپروچ نہیں ہے۔ جو کل الیکشن سیالکوٹ میں ہوا ہے اس میں جو ہے جس طرح عوام جوک باہر نکلی ہے،
बड़ी उम्र के लोग, ख्वातीन जो हैं, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। पंजाब के हल्का PP 52 ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के 271 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पोलिंग स्टेशन नंबर 63 गवर्नमेंट हाई स्कूल साहवाला में पोलिंग अमले को यरगमाल बनाने और बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स छीनने की कोशिश पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 21 अफराद को नामजद जबकि 250 को नामालूम करार दिया गया है। मुकदमा थाना संबड़ियाल के SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें इक़दाम कत्ल, पुलिस पार्टी पर हमला, सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की नीयत से फायरिंग जैसी संगीन दिफात शामिल की गई हैं। FIR में मजीद कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने पोलिंग अमले को यरगमाल बनाने और इंतखाबी सामान पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर मज़ाहमत हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़े के दौरान बाज़ एहलकार ज़ख्मी भी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है और नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। संबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन का कहना है कि हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया था। नून लीग के धांधली के सबूत मौजूद हैं। आम इंतखाबात में हम पूरा सियालकोट जीते हुए थे, बाद में हरा दिया गया। नून लीग की कामयाब उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच ने धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और कहा कि PTI वाले हमेशा हारने के बाद धांधली का ववेला मचाना शुरू कर देते हैं। PTI वाले चाहें तो इलेक्शन को मुतलका प्लेटफॉर्म पर चैलेंज कर सकते हैं। दोनों सियासी रहनुमा ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। इनको अंदाजा ही नहीं था, इतनी धांधली की है इन्होंने, इतनी धांधली की है। और मेरे पास प्रूफ, तकरीबन हर दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाकर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। आपको पता है PTI को तो महसूस नशीसें नहीं दी जा रही। हमारा आपको पता है पूरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट जीता हुआ था, खाली मैं नहीं जीता हुआ। सबसे पहली चीज कि मैं इनके किसी भी इल्जाम को नहीं मानती। ये बेबुनियाद इल्जामात हैं जो उन्होंने लगाए हैं। लेकिन उससे पहले जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, या वो कोर्ट है या वो इलेक्शन कमीशन है, ये मुझे उधर लेकर जाएं, उधर ये साबित करें। 10 प्रोग्राम्स में बुलाएंगे, मैं 10 में जाऊंगी इनके साथ। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क में 82% आवाम इंतखाबात पर यकीन नहीं रखते और सियासी इंतशार की जिम्मेदारी तमाम सियासी जमातों पर आयद होती है। शाहिद खाकान ने नवाज शरीफ पर मौजूदा हालात की जिम्मेदारी डाली और कहा कि PTI ने भी अपनी हुकूमत में आइन पामाल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आइन की खिलाफ वर्जी बदकिस्मती है और अपोजिशन का किरदार भी काबिल तारीफ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मौजूदा हालात में सड़कों पर आकर कुछ हासिल नहीं होगा। 80% पाकिस्तानियों का कोई एतमाद मुल्क में इलेक्शन पे नहीं है। मियां साहब जमात के सरबराह है, जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उन पर ही आएगी। सिर्फ नून लीग का नहीं है, PTI का रवैया भी यही था। बदकिस्मती है कि हम इसको बुरा ही नहीं समझते। हम आइन तोड़ना, इलेक्शन की धांधली, इसको हमने कबूल कर लिया है। सड़क पे आके फिर क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ तो रियासती मशीनरी आपके खिलाफ होगी ना। बिल्कुल, यहाँ कोई जमहूरी कदरें हैं नहीं, यहाँ अदालतें आपको कुछ दे पाएंगी। आज तो मुल्क का निज़ाम को है नहीं, तो इसलिए उसका क्या वहाँ से हासिल होगा। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन का मार्का 48,000 की लीड से जीता है। पिछली बार संबड़ियाल की ये सीट 10,000 की लीड से जीती थी। ये लोग पहले भी रोते रहे, अब भी रोते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ये इलेक्शन से पहले कहते हैं कि मकबूलियत की महराज पर पहुंच गए। कैदी नंबर 804 के पास जाकर भी ये लोग यही कहते हैं कि मुखालिफिन का काम सिर्फ कीचड़ उछालना है। 2-2:30 बजे के बाद इनके रोने धोने की मौसीकी बढ़ जाती है। PTI वाले स्क्रिप्ट बदलें, बहुत अजीब लगता है, कुछ नया करें। बज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी को 6,000 से ज़ायद वोट लेने पर मुबारकबाद पेश की। ये 10,000 की लीड से ये सीट जीती गई थी और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक सवा साल की मेहनत के बाद ये 38,000 से ज़्यादा की लीड जो है उससे हमने ये सीट हासिल की है। अब तो ना एक सेट पैटर्न है, हमें पता होता है कि पहले ये दंदनाएंगे, पहले कहेंगे हम जीत गए, 90% टर्न आउट हो जाएगा, अकेला हमारी पार्टी को पढ़ना है। वो व्हाट्सएप के अंदर आता है ना, ग्रुप के अंदर चल पड़ते हैं और जो वो बस हम जीत गए हैं। और एग्जैक्टली जो है 2-2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है रोने धोने की, 4-4:30 बजे पीक पे चली जाती है और वहाँ से रोना धोना प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल ले। अब ना हम बहुत अजीब हो गया है, बहुत एक रूटीन हो गई है, कुछ नया करें। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि संबड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून जीतने के बावजूद मायूस, जबकि तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है।
आरोस के दफातर के बाहर नारे गूंज रहे थे, जबकि अंदर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत कब तक इंतखाबी नताइज तब्दील करती रहेगी, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। ओछे हथकंडों से बानी पीटीआई की मकबूलियत को खत्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद उल अज़हा पर 4 दिन की सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी है। काबीना डिवीजन ने ईद की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 6, 7, 8 और 9 जून 2025 को होंगी। जुमे से पीर तक सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तातीलात का इतलाक 5 और 6 रोज़ा वर्किंग हफ्ते वाले तमाम दफातर पर होगा। आपको बताएं कि तातीलात का इतलाक 5 और 6 रोज़ा वर्किंग हफ्ते वाले तमाम दफातर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद उल अज़हा पर 4 दिन की सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी है। चतराल से ताल्लुक रखने वाली मारूफ सोशल इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ को इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया। सना यूसुफ को इस्लामाबाद के इलाके G13 में उनके अजीज़ों के यहाँ नामालूम मुलजिम ने घर में दाखिल होकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सना यूसुफ का ताल्लुक अपर चतराल के इलाके से था और वो मशहूर समाजी कारकुन और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक चतराल के सरगर्म रुकन यूसुफ हसन की साहिबजादी थीं। मकतूला ने नहायत कम उम्री में बतौर कंटेंट क्रिएटर नाम कमाया और इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की तादाद 4.5 लाख से ज़ायद है। इस वाक़े के पीछे कारफरमा वजूहात का तयन और मुलजिम की शनाख्त होना अभी बाकी है। बानी पीटीआई ने चौथी बार झूठ पकड़ने वाली मशीन का टेस्ट देने से इनकार कर दिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए अडयाला जेल आने वाली लाहौर पुलिस की टीम वापस रवाना हो गई। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई से रुजू कर चुकी है। बानी पीटीआई क़ब्ल अज़ीन तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। मराकश में ईद उल अज़हा की आमद के साथ बादशाह मोहम्मद शशम ने आवाम से मवेशी कुर्बान ना करने की दोबारा से अपील कर दी है। मराकश के वज़ीर औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर अहमद अल तौफ़ीक़ ने सरकारी मीडिया के ज़रिए मोहम्मद शाह शशम का खुसूसी पैगाम जारी किया, जिसमें मराकशी आवाम से कहा गया है कि मुल्क में जारी माशी और मौसमियाती बहरान के बाइस मवेशियों की तादाद शदीद कम हो गई है। बयान में कहा कि मौजूदा हालात में मवेशियों की कुर्बानी से बिलखुसूस तनख्वाहदार तबका शदीद मुतासिर होगा, इसलिए इस साल कुर्बानी की सुन्नत अदा ना की जाए। मराकश के शाह ने कहा कि कुर्बानी का अमल सुन्नत मौक़दा है, ताहम मुल्क को दरपेश माशरती, मुआशी और मौसमियाती मसाइल के बाइस दीन अवाम को रियायत देता है। शाह मोहम्मद शशम ने आवाम की जानिब से 2 भेड़ें कुर्बान करने का भी ऐलान किया। भारत को माशी तौर पर एक और धचका लग गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में कारसाज कंपनी टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से रुकवा दिया है। भारतीय हैवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टेस्ला ने सिर्फ भारत में शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की है। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने फरवरी में अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा था कि एलन मस्क ने भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। गुज़िश्ता दिनों भी ट्रंप का कहना था कि टेस्ला समेत दीगर कंपनीज को कारें पुर्जे अमेरिका में बनाने चाहिए। एलन मस्क माजी में भारत में हाई इंपोर्ट ड्यूटीज को सरमायाकारी में रुकावट करार दे चुके हैं। बांग्लादेश के करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई हैं। नए नोटों पर इंसानी तस्वीर के बजाय कुदरती मनाजिर और तारीखी मकामात प्रिंट किए गए हैं। बांग्लादेश ने गुज़िश्ता रोज़ नए डिज़ाइन किए जाने वाले करेंसी नोटों का इजरा किया है, जिन पर से माजूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। मुकामी बैंक के तर्जमान का कहना है कि अभी 20, 50 और 1000 मालियत के नोट जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मालियत के नोटों का मरहलावार इजरा किया जाएगा, लेकिन पुराने नोट और सिक्के भी गर्दिश में रहेंगे। बांग्लादेश के करेंसी नोटों के डिजाइन में इससे कबल भी तब्दीलियां की जा चुकी हैं। पाकिस्तान विमेंस टीम भारत का दौरा नहीं करेगी। ICC ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो श्रीलंका में खेलेगी। इवेंट रवां बरस 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर मुनक़िद होगा, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो पहला सेमीफाइनल भी कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल मैच भी कोलंबो ही में खेला जाएगा। वापस आएंगे इस ABN स्टूडियो से। फिर वक्त के लिए इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।